खुर्रम साहब, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट साइड. आप इकोनॉमी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, और अगर इस हुकूमत के लिए कोई सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पब्लिक है. लेकिन अभी गैस के निर्खों के अंदर फिर इजाफा आएगा, टैक्स के अंदर फिर इजाफा हो रहा है, IMF से हमने कर्जा लेना ही लेना है, देयर इज नो अदर चॉइस टू गो अबाउट इट, सब्सिडीज को हमने कम करना है, टैक्स नेट के अंदर इजाफा हमने करना है. ऐसी सूरत हाल में ये गवर्नमेंट के शुरू के 6 महीने के अंदर ही लोगों की तरफ से बैकलैश नहीं मिलने को मिल जाएगा? जी, मुश्किल फैसलों का और गैर मकबूल फैसलों का कुछ बैकलैश तो आएगा, लेकिन तवक्को यही है कि अगले साल के आगाज तक, देखिए सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तानियों के सामने वो महंगाई है कि कीमतों में जो इजाफा है वो रुक नहीं रहा. तो अगर आज के सख्त फैसलों से 6 से 7 महीने के अंदर कीमतों का बढ़ना रुक जाता है या कम होना शुरू हो जाता है, जो ऑलरेडी वैसे शुरू हो गया है, तो उससे जो है लोगों को यह एहसास होगा कि अब उनकी जो तनख्वाह है या उनकी आमदनी जो है वो तेजी से कम नहीं हो रही और वो अब उसी तनख्वाह में गुजारा कर सकते हैं. तो ये जो चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान के फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है, और उस पर सिर्फ बिजली और गैस, मेरी ये तवक्को है कि गवर्नमेंट जब इस पर नेगोशिएट करेगी तो पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों का दिफा भी करेगी और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी. लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो भी टैक्स नेट में नहीं है, अगर उनको लाया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि टैक्सेस क्या जो इंसिडेंट्स है उसमें इजाफा हो रहा है. और दूसरा, सिस्टम को ये भी एक तवक्को है जिस पर मैं एडवाइस कर भी चुका हूँ कि मैसिवली सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. और ये काम वो था जो कि 16 महीने की हुकूमत में इसलिए मुश्किल था कि उसके आखिर में इंतखाबात हमारे सामने फौरी तौर पर खड़े थे. अब जबकि वक्त है और जो मुश्किल फैसले हैं उनके अच्छे नताइज का भी हासिल करने का वक्त है, तो यही है कि अभी जो भी इसका फ्लैग आएगा वो बर्दाश्त किया जाए इस एक्सपेक्टेशन पे कि पूरी मेहनत के साथ अगर इंप्लीमेंट होगा तो 2025 के आगाज में पाकिस्तानियों को बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी. लेकिन वो जो टफ डिसीजंस के बाद कुछ इंप्लीमेंटेशन में 16 महीने के अंदर मसला था खुर्रम दस्तगीर साहब, सिर्फ ये था कि देयर वाज लेस टाइम और समथिंग एल्स, या फिर ये भी था कि इसहाक डार साहब थे और अब औरंगजेब साहब हैं? कोई फर्क आएगा? कोई राना सनाउल्लाह साहब समझते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा? नहीं, फर्क यही है कि अगर हम फौरी तौर पे अब बेहतर शराइत के ऊपर IMF का नया प्रोग्राम हासिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ओवरऑल जो हमारा एक्सटर्नल बैलेंस है, उसमें अगर इस्तेहकाम आएगा और लोगों को ये सेंस आएगी कि अब मामला स्टेबल है, तो उससे भी महंगाई में कमी आएगी. क्योंकि बहुत सारी महंगाई पाकिस्तान में सिर्फ शेयर डीवैल्यूएशन से आती है, क्योंकि अब जो कि जब रुकी है पिछले साल के आखिर में, तो आपने उसके नताइज देखना शुरू हो गए हैं कि महंगाई अगरचे अभी भी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही तबाहकुन है, लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई 1/3 कमी है पिछले साल के मुकाबले में. वो यही है कि अगर रुपया स्टेबल हो जाता है एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस होने से, और पाकिस्तान अपने जो दूसरे इशूज हैं जिस तरह प्राइवेटाइजेशन है उसके जरिए वो रिक्वायर्ड अपनी बजटरी सपोर्ट ले लेता है, तो हम इंशाल्लाह बेहतरी आएगी अगले साल के आगाज में. लेकिन क्या बेहतरी लाने के लिए इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री से साइड पे करना लाजिम मलजूम था खुर्रम साहब, या फिर ये IMF की डिमांड थी या कहीं और से डिमांड थी? नहीं, इसमें यही था कि हमें IMF के साथ एक नई टीम के साथ मैनेज करना था. जो सबक थे 16 महीने के, उसके मुताबिक ही शहबाज शरीफ साहब ने नई काबीना बनाई है. तो लिहाजा IMF को कंक्लूड करके भी जो आने वाले दिनों में मुश्किल फैसले हैं वो इंशाल्लाह करेंगे, और वक्तन जो है वो नई सोच और नई आंखें जो हैं वो गालिबन शायद बेहतरी ले आती हैं. राइट, सो सबक ये था कि इसहाक डार साहब डज नॉट वर्क एज फाइनेंस मिनिस्टर. एम आई करेक्ट? ये तो आपका कंक्लूजन है, मेरा तो पूछ रही हूं कि हुकूमत को बेहतर चलाने के लिए फैसला किया. ऑलराइट, चलिए. अच्छा, दूसरी तरफ एक साइड पर ऑब्वियसली यू हैड पीपल्स पार्टी लास्ट टाइम, आपकी काबीना का हिस्सा थे, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, और उसके बाद जब हुकूमत खत्म होने वाली थी तो तनकीद भी अच्छी खासी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने. दे थ्रू यू अंडर द बस एक्चुअली. अब वो काबीना का हिस्सा नहीं है लेकिन इत्तेहादी हैं, ट्रेजरी बेंचेस में बैठ रहे हैं. प्राइवेटाइजेशन के ऊपर उनका एक सर्टन मौकफ रहा है.
بہت سارے اداروں کی، بالخصوص پاکستان سٹیل مل، پی آئی اے کی، ایون ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی دے ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. اس معاملے پہ آ کر گڑبڑ تو نہیں ہوگی خرم صاحب؟ کیسے ریزالو کیا جائے گا؟ کون سا مڈ وے تلاش کیا جائے گا؟ جی پہلے تو ہمیں خوشی یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں بس کے نیچے پھینکا تھا وہ خود ہی اس بس میں آ کر بیٹھ گئے اور ہمارے ساتھ دوبارہ اس بس کے اندر حصہ ہیں حکومت کا. ان کے بعض تحفظات ایسے ہیں جنہیں بڑی آئی تھنک آسانی سے مشاورت کے ذریعے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. مثلا ان کا مطالبہ جو میں سمجھ پایا وہ یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن نہ کی جائے یا جو اس طرح سرکاری ادارے ہیں ان کو نجی مینجمنٹ کے حوالے نہ کیا جائے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے ان اداروں کی ملکیت کا وہ پاکستان کے عوام کے نام پر رہنا چاہیے. تو یہ کوئی ایسی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے. اصل ایشو ان سارے جو ادارے ہیں ان میں مینجمنٹ کا ہے. تو اگر مینجمنٹ چینج ہو جاتی ہے جتنے بھی پرسنٹ کے اوپر ہو تو وہاں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو پرائیویٹائزیشن میں ڈیفینیٹلی ان سے گفتگو ہوگی اور اس لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بغیر 1 منٹ ضائع کیے ایک مشاورتی کمیٹی جس میں ان کے 3 یا 4 سینئر وزراء ہوں، پیپلز پارٹی کے سینئر لوگ ہوں، ایم کیو ایم کے بھی صاحبان اس میں شامل ہوں، تاکہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کو ان تمام جو ڈیفیکلٹ اور تھورنی ایشوز ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے روزانہ ملنا ہے، روزانہ مشاورت کرنی ہے. آپ بجٹ بھی آ رہا ہے چند ہفتوں کے بعد، تو اس سے ڈیل کرنے کے لیے ایک کانسٹنٹ جو ہے نیگوسیشن ضروری ہے، کانسٹنٹ کنسلٹیشن ضروری ہے، تاکہ ان سارے ایشوز کی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو امپاسبل ہو ہے مینج کرنا. ہم نے 18ویں ترمیم مینج ہو گئی تھی 250 میٹنگز کے بعد، تو یہ بھی ہو سکتا ہے.